बातें बंद कर दो भाई। डिस्कशन का टाइम तो मिला था ना आज तो। कितनी देर हो गई क्लास छूटे हुए? अभी 5 मिनट ही हुए हैं। चलिए। कैसे हो आप सभी? अरे भाई, बातें आपस में करना बंद कर दो, वरना बाहर चले जाओ। बाहर जाके बात करके आ जाओ। मैं यहाँ हूँ, इतने तो सेंसिबल हो, इतने जेन्युइन, इतने मतलब सिंसियर स्टूडेंट्स हो, उसके बावजूद बातों में लगे हुए हो कहने के बाद भी। मैं नीचे ऑफिस में आपकी तारीफ करके आई हूँ, लेकिन आज नहीं करूंगी। चलिए, कैसे हो? सही चल रहा है पेडागोजी? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी स्पीड और कर दें? मैं तो और कर दूंगी। स्लो है ये, यहीं तक स्लो रहेगा जब तक कि वो साइकोलॉजी वाला टीचिंग मेथड वगैरह के नाम है और वो सब है। उसके बाद जैसे ही आपका टेक्निकल वाला पार्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि उसे आप बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लेंगे। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी करवा के चली जाऊंगी आज। मैं शिक्षण विधियां करवाने वाली हूँ और शिक्षण विधि आपके लगभग 29-30 है। रो दोगे? इंग्लिश में कर लो, मैं तो जनरली वर्ड्स आपको बता के चली जाती हूँ। है ना? मैं तो बाइलिंगुअल ही लेके चल रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही वर्ड्स। क्योंकि मैं बातें नहीं भाई, मुझे सुनो। आपस में बातें नहीं। क्योंकि अगर मैं थ्रू आउट इंग्लिश में अगर आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगी, तो याद रखना वो थ्रू आउट इंग्लिश भी आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये वो वोकैब नहीं है जो आप रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हो। ठीक है? स्टैंडर्ड वोकैब्स इसके अंदर यूज होती है। इसलिए मैं काम करती हूँ, ऐसी कोशिश करती हूँ कि जो चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बतानी है वो मैं बता के जाती हूँ। तो वो कंबाइंड उसी में चल रहा है। और प्रॉपर इंग्लिश मिल जाएगी तो वो भी नहीं पढ़ा जाएगा तुम लोगों से। बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। हिंदी में आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि उसे आप समझ सकते हो, अगर आपने उसे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो। इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ कि कंबाइन आपको दोनों में ही पेपर देखना है। आपके पास इनफ टाइम रहेगा। ठीक है? 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 100 क्वेश्चंस है। और कोई ज्यादा मैथमेटिक्स वाले और ऐसे क्वेश्चन नहीं, वो 8-10 नंबर के ही होंगे। अगर रीजनिंग वाला पार्ट इसमें जो होगा, उसके अलावा थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में से अगर मैं टेक्निकल पार्ट में बात करूं, तो टेक्निकल पार्ट में आपके ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आने वाले हैं। कोई 2-4 डाल दिए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है? कोई 2-4 ही आएंगे। तो इसलिए इस पार्ट को, और बाकी आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। ठीक है? तो जल्दी से आज हम शिक्षण विधियां तो हल्का सा रिवीजन करें। रिवीजन में मैं पूरी चीज नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर दें? चलिए। याद रखना, आपको इसके अलावा किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज जो शिक्षण विधियां पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक एक बुक से लेके आई हूँ। अपने कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बहुत सारे लोगों ने पेडागोजी के पार्ट निकाले हैं। ठीक है? लेकिन उसमें शिक्षण विधियों में जो उनके प्रवर्तक है, ठीक है, जो उनके जिन्होंने वो थ्योरीज दी है, उनके नाम बहुत सारे गलत कर रखे हैं। ठीक है? लेकिन आपके लिए ऑथोराइज बुक से लेके आई हूं, तो कंफ्यूज मत होना। ये 100% सही है, भले एक बुक में गलत। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारी बुक में एरर्स देखी हैं। वो दक्ष हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं उज्जवल हो, ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने निकाली है। तो उनमें एरर्स हैं, तो उन एरर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है? ये 100% ऑथोराइज है। बिल्कुल मत सोचना कि मैम ने शायद गलत लिखवा दिया हो। नहीं भाई, आप एक किताब पढ़ रहे हो, मैं 10 पढ़ रही हूँ।
ठीक है, तो आपको गलत कुछ नहीं लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो हमने कल यहां तक शैक्षणिक उद्देश्य तक बात कर ली थी, और आज हमने बात की थी कि अगर शिक्षण उपागम, किसकी बात की थी? शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम क्या होता है? शिक्षण उपागम बताने से पहले, उपागम का अर्थ होता है अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। शिक्षण उपागम मतलब होता है टीचिंग अप्रोच। आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, किसी भी चीज को, जो हम आपके जो विषय वस्तु, हम जो विषय लेके चल रहे हैं, जो सिलेबस लेके चल रहे हैं, वो आप तक ऐसे तरीके से पहुंचाया जाए जिसे आप समझ सको, प्रैक्टिकली कर भी पाओ। तो उसके लिए जो भी अप्रोचेज यूज की जाती हैं, जो मेथड यूज किए जाते हैं, जो स्टाइल, जो प्रिंसिपल, जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है शिक्षण अप्रोच। उसी के अंदर आती है शिक्षण विधियां, उसी के अंदर आती है शिक्षण विधि, उसी के अंदर आते हैं शिक्षण ये फॉर्मूले वगैरह, उसी के अंदर आते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह। तो मैं वो सारी की सारी आज आपको करवाने वाली हूं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? शिक्षण उपागम। उपागम, ये वर्ड आप लोगों के लिए हिंदी में नया हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने बताया अप्रोच आप समझ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टीचिंग अप्रोच। तो हेडिंग डाल लीजिए टीचिंग अप्रोच। शिक्षण उपागम। ठीक है, इसको बोलते हैं टीचिंग अप्रोच। मतलब पढ़ाने के लिए जो मैं तरीका यूज कर रही हूं, जो मैंने उपाय अपनाए हैं, वही क्या है? शिक्षण उपागम। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं उपाय या तरीके, किसके? शिक्षण के। मतलब टीचिंग के लिए मैंने जो भी साधन यूज किए, मैंने जो भी फॉर्मूले यूज किए, मैंने जो भी प्रिंसिपल्स यूज किए हैं, मतलब मैंने मेथड, फॉर्मूले और प्रिंसिपल्स जो भी टीचिंग के लिए यूज किए हैं, वही मेरे लिए क्या है? अप्रोच है। वही मेरे लिए क्या है? पढ़ाने का एक साधन है। वही मेरे लिए पढ़ाने का एक तरीका है। वही मेरे लिए पढ़ाने का एक उपाय है, जिससे कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से, कहते हैं ना कि कई बार जब टीचर पढ़ाता रहता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए ऐसी शिक्षण विधि लेके आते हैं। और जरूरी नहीं, हर किसी के लिए शिक्षण विधि अलग होती है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा पा रही हूं, इसी तरीके से मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, उनकी शिक्षण विधि अलग होती है, ब्लाइंड्स की अलग होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर होते हैं ना, मेंटल डिसऑर्डर जिनमें होता है, उनकी टीचिंग स्किल्स अलग होती है। तो सभी को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे जानना होगा कि आपको समझना होगा, मुझे आपके अंदर जो वो स्किल है वो देखनी पड़ेगी कि आप किस तरीके की स्किल से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वही क्या है? टीचिंग अप्रोच है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? लिखिए, तो सबसे पहले 3 टीचिंग अप्रोच अपने को यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए शिक्षण विधि। क्या लिखना है? जिसकी मैंने बात की, आज हमारा पूरा इसी के आसपास घूमेगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो शिक्षण सूत्र। ठीक है, और प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने हैं आज। शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण विधि को बोल सकते हैं हम टीचिंग मेथड। क्या बोल सकते हैं? टीचिंग मेथड। शिक्षण सूत्र को बोल सकते हैं हम टीचिंग फॉर्मूला, और शिक्षण सिद्धांत को हम बोल सकते हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो इसे। ये हो गया टीचिंग मेथड, टीचिंग फॉर्मूला और टीचिंग प्रिंसिपल्स। आपसे पूछ लेता है सीधे सीधे ही। विधि को प्रिंसिपल्स वो बोलेंगे मेथड। ठीक है, चलिए
जब भी टीचिंग मेथड के लिए हम क्या करते हैं, साधनों का यूज करते हैं। जो भी विधि होती है वो हमारे लिए क्या होती है, साधन होती है। ठीक है, तो टीचिंग ये है मेथड है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, साधन। जो हमारे मेथड्स हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, साधन है। ठीक है, हमारे टीचिंग मेथड्स वो साधन है जिसके थ्रू हम किसी भी पढ़ाने के लिए जो हमारा विषय है उसे हम सजीव बनाते हैं, उसे आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पाते हैं, आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझा पाते हैं। टीचिंग सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होते हैं ये मार्गदर्शक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मार्गदर्शक का। कैसे, जैसे मान लो आप जा रहे हो, मैंने कहीं पे या तो एक बहुत बड़ी सी चीज लिख दी कि भाई अब आपको लेफ्ट लेना है फिर राइट लेना है, और उसकी जगह मैंने एक फॉर्मूला, जैसे आप लोगों के लिए सिंबल्स बने हुए हैं, ये एक तरीके के फॉर्मूला ही तो है। यू टर्न ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, तो ये एक तरीके से फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले। और जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आपको उस राह पर चलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं, चलने का तरीका। तो आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो साधन होते हैं हमारे लिए, और जो शिक्षण सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं, और जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो हमें चलने का तरीका, ठीक है, चलने के तरीके के रूप में इस्तेमाल होते हैं। चलने के सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, वो हमें तरीका बताते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। कोई डाउट है यहां तक, समझ आ गया? चलिए अब देखिए, शिक्षण विधि, मैंने बताया था कि शिक्षण विधि के लिए जो शिक्षण विधियां हैं ये शिक्षण का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मुझे जो चीज आप तक पहुंचानी है मैं उसको इस तरीके से पहुंचा पाऊं कि उसे आप समझ पाए, उसका व्याख्यान कर पाए, इवन उसे प्रैक्टिकली भी कर पाए। तो यही क्या होती है, शिक्षण विधि होती है। तो लिखिए शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एक माध्यम ओब्लिक साधन है, या तो ये माध्यम है या साधन है। ठीक है, शिक्षण विधि एक माध्यम ओब्लिक साधन लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसके माध्यम से शिक्षण को जिसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली, रोचक एवं सजीव बनाते हैं, जिससे शिक्षण को प्रभावशाली, रोचक एवं सजीव बनाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स की टीचिंग स्किल ऐसी होती है कि आपको लग रहा है कि बाकी सारी चीजें वाकई हमारे आसपास चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतना प्रभावशाली, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि आपके लिए उन्होंने एक ओरा क्रिएट कर दिया, एक आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि आपको हर एक चीज अब वैसे ही लग रही है। जैसे मान लो कि अगर मैं अभी आपको पढ़ाने लग जाऊं और यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकल, कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ और उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपके सामने करने लग जाऊं तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, चीजें आप देख देख के समझ पा रहे हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया कि वो चीजें आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है, और अब आपको वो चीज भले ही आपके सामने नहीं है लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और आपके सामने सजीव चित्रण हो गया है उसका, मतलब वो आपके सामने, आपको लग रहा है कि वो साक्षात है मेरे सामने, वो प्रत्यक्ष है मेरे सामने। आ गया समझ में? ठीक है, तो लिखिए इसमें अलग अलग जो प्रवर्तक, जो राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत, अपने अलग अलग वो परिभाषाएं देते हैं। तो जॉन डीवी का हमने पहले भी वो किया था, शिक्षा की भी परिभाषा दी थी जॉन डीवी ने। तो लिखिए जॉन डीवी शिक्षण विधि को आप पद्धति भी लिख सकते हैं,
ठीक है, आप उसको प्रणाली भी लिख सकते हैं और शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही वर्ड होता है, पद्धति, प्रणाली या विधि। शिक्षण विधि ओब्लिक पद्धति ओब्लिक प्रणाली, क्योंकि कई बार अलग अलग वर्ड आ जाता है तो आपको लगता है कि ये चीज अलग है, इसलिए आप इंग्लिश की तरफ भी देख सकते हैं। वह तरीका है जिसके द्वारा शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री यानी कि ब्रैकेट में लिख लो स्टडी मटेरियल या सिलेबस, है ना, स्टडी मटेरियल या सिलेबस, ठीक है, पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। हमारा निष्कर्ष, यहां पे हमारा टारगेट, निष्कर्ष क्या हो गया, एक टारगेट होता है। हमारा स्टडी मटेरियल है, उसको हम एक व्यवस्थित रूप में, एक इन ऑर्डर पढ़ रहे हैं, एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो यही क्या होता है, शिक्षण विधि है। ये जॉन डीवी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा कि पठन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पढ़ना, जिससे कि हमारा जो निष्कर्ष है वो हमें प्राप्त हो सके या हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सके, वो क्या हो गया, शिक्षण विधि। वो जॉन डीवी ने बताया है। किसने बताया है, जॉन डीवी ने। अब दूसरी लिखिए, बाइनिंग के अनुसार, कि बाइनिंग ने क्या कहा है, नाम है बाइनिंग, नाम क्या है, बाइनिंग। और बाइनिंग ने क्या कहा है, लिखिए, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, ठीक है। ये किसने कहा है, बाइनिंग ने। अब आपसे वो पूरी की पूरी डेफिनेशन ना देके, उनका पूरा सिद्धांत ना देके, वो सिर्फ इतना सा पूछ लेगा कि शिक्षण विधि को गतिशील किसने बताया है, किसने बताया है, बाइनिंग ने, ठीक है। शिक्षण सामग्री को पठन का व्यवस्थित रूप किसने बताया है, डीवी जॉन ने, ठीक है। तो हमें इसके कीवर्ड्स ही याद रखने हैं, वो कीवर्ड्स के थ्रू ही हमसे पूछता है, ठीक है। लिखिए, श्रीमती सरोज सक्सेना, ये हमारे इंडियन राइटर हैं, श्रीमती सरोज सक्सेना। देखो ये रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्चर्स होते हैं ये अपने अलग अलग पेपर्स पब्लिश करते हैं, और इनकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो लिखिए, श्रीमती सरोज सक्सेना, इन्होंने क्या कहा है, शिक्षण विधि वह माध्यम है, लिखिए, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित मतलब सेंड करना, पहुंचाना, प्रेषित मतलब सेंड करना या पहुंचाना या ट्रांसफर करना, ठीक है। प्रेषित समझ गए ना, प्रेषित 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 ट्रांसफर करना, सेंड करना, पहुंचाना, यही अर्थ होता है प्रेषित का। प्रेषित करता है, कहीं पे भी छूट जाए मुझे बता देना। क्या कहा है भाई, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक
अपनी विषय वस्तु, मुझे जो भी चीज पहुंचानी है वो मैं आप तक जो पहुंचा रही हूं वही माध्यम, जिस माध्यम से मैं पहुंचा रही हूं, मैं बोल के पहुंचा रही हूं, लिख के पहुंचा रही हूं, समझा के पहुंचा रही हूं, पिक्चर्स के थ्रू पहुंचा रही हूं, मैं आपको बाहर का एनवायरमेंट देख के समझा रही हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा रही हूं, जिस भी तरीके से मैं आप तक, आप मेरे को जो विषय वस्तु, जो विषय समझाना है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, वही तरीका क्या है? शिक्षण विधि है। किसने कहा है ये? सरोज सक्सेना ने, श्रीमती सरोज सक्सेना ने कहा है। आगे क्या करता है? प्रेषित करता है, वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है, वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। शिक्षण विधि की उद्देश्य क्या होता है भाई? आपको समझ आना, ठीक है? वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। ठीक है, आ गए यहां तक समझ में? कुल मिला के वो सिंपल से इतनी बात कहना चाह रही है कि भाई मैं जिस भी तरीके से अपने, जिस माध्यम से अपने सब्जेक्ट को आप तक पहुंचा रही हूं, आपको समझा पा रही हूं, वही तरीका ही शिक्षण विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। श्रीमती एस के कोचर, श्रीमती एस के कोचर, श्रीमती एस के कोचर, इन्होंने भी इसकी एक परिभाषा दी है। देखो, इन्होंने पहले एक बार समझो, इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उन्होंने क्या कहा है? जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक टीचर को भी सभी विषयों का, है ना, उस विषय के सभी तरीकों का और सभी का ज्ञान भी होना चाहिए। प्राइमरी टीचर में तो यही करते, बाद में स्पेशलाइजेशन होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह जहां जैसा वातावरण है उसी के हिसाब से उसी प्रकार की शिक्षण विधि का या शिक्षण शैली का या टीचिंग मेथड का इस्तेमाल कर सके। मतलब वो कहना चाह रही है कि एक शिक्षक को निपुण होना चाहिए, उसे कब किस तरीके का मेथड यूज करना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, ये वहां के वातावरण पे डिपेंड करता है, जहां की जैसी रिक्वायरमेंट हो। ये स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं, ये छोटे बच्चों पे चलता है ना, स्पेशल उस पे नहीं चलता। तो लिखिए, जिस प्रकार एक सैनिक को, जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होता है, जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शिक्षक को, उसी प्रकार शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए या सभी टीचिंग मेथड की नॉलेज होनी चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। यह उसके विवेक पर, विवेक मतलब उसके स्वयं के बुद्धि पर निर्भर करता है, तो स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सा, कब कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। भाई जैसा स्टूडेंट हो उसी हिसाब से विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर को इसीलिए ये टीचिंग मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट के पास, वो स्टूडेंट कह रही टीचर के पास इतनी कला हो कि वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को समझा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब हमारे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है, तो लिखिए। देखो, इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, पाठ्यक्रम ना एक मृत प्राय, मतलब एक मरी हुई वस्तु के समान है
है ना, जब तक कि शिक्षक उसे अपनी शिक्षण विधि से सजीव नहीं बनाता है। मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसे सजीव कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। किस साधन के द्वारा? शिक्षण विधि के द्वारा। तो लिखिए, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लिखूं? मुझे लगता है आप लोगों की हालत तो मुझसे भी खराब है हिंदी में, है? नहीं, अब तो मेरी ये बहुत अच्छी हो गई है भाई। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम हिंदी, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम चर्चा, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम चर्चा भी तब तक मृत प्राय है, भी तब तक मृत प्राय है जब तक कि उसके लिए, जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक, जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बेस्ट, है ना, जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक और, जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षक के पास शिक्षण विधि का अभाव है। भाई सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसका शिक्षक बेस्ट ना हो, और वो शिक्षक बेस्ट होने के साथ साथ शिक्षक का जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग स्किल है, वो भी कैसी होनी चाहिए? वो भी बेहतर होनी चाहिए। टीचर और टीचर के मतलब टीचिंग मेथड से ही आपका जो सब्जेक्ट है उसे सजीव बनाया जा सकता है, वरना वो बेकार है। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिभाषा दी है। किसी का छूट गया हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा से लिखवा दूंगी। नहीं छूटा किसी का भी? सबने लिख लिया ना? ठीक है, तो वो कहना चाह रहे कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम होने से कुछ नहीं होता है जब तक कि टीचर भी श्रेष्ठ ना हो, टीचर की शिक्षण विधि भी या टीचिंग मेथड या टीचिंग स्किल बेस्ट ना हो। ठीक है, उसे बेस्ट टीचर ही बनाता है। अब भाई शिक्षण विधि, ठीक है, मैं शिक्षण विधि की आपको विशेषता लिखवा देती हूं। बहुत सारी जगह आप देखोगे आपको एक एक पेज भरा हुआ मिल जाएगा, मैं कहती हूं नहीं, 5-6 पॉइंट्स है, बस उन्हीं को देख के चले जाना। लिखिए, शिक्षण विधि की विशेषता, शिक्षण विधि की विशेषता क्या विशेषता है? पहली लिखिए, शिक्षण विधि दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है। शिक्षण विधि दार्शनिक आधारों पर, दार्शनिक, ठीक है, ये जिनके नाम हम यूज कर रहे हैं, जॉन डीवी वगैरह, ये वो दार्शनिक थे जिन्होंने उस चीज पे रिसर्च की और उन चीजों का एक तरीके से कहते हैं ना महसूस करना, या उनका मतलब एक तरीके से डिस्कवरी अलग होता है, वो खोज होती है ये हाँ हाँ। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने कि जो शिक्षण विधि होती है ये किस पर टिकी होती है भाई? दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है। लिखिए नेक्स्ट, शिक्षण विधि शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होती है। शिक्षण विधि शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होती है। टीचिंग मेथड जो होता है वो टीचर का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टीचर का रिफ्लेक्शन होता है, वो उसी का प्रतिबिंब होता है, उसी से पता चलता है कि भाई टीचर कैसा है
है ना, वो जिस तरीके की शिक्षण विधियां यूज करेगा उससे टीचर का पूरा व्यवहार सामने आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करती है। भाई शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करती है, जो कि सिद्धांत हम पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, सिद्धांतों की पालना करती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के आधार पर यह आपकी विधि बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यह शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतःक्रिया उत्पन्न करती है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों में अंतःक्रिया उत्पन्न करती है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों में अंतःक्रिया, अंतःक्रिया होता है इंटरेक्शन। भाई शिक्षण विधि के द्वारा ही टीचर और स्टूडेंट का के बीच में इंटरेक्शन हो पाता है, वरना पहले की तरह, पहले ऐसा होता था टीचर का कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता था, आते थे टीचर, बच्चे को खड़ा करते थे, भाई पढ़ दे इस चैप्टर को, इस पाठ को पूरे को पढ़ दे और संजीव पासबुक से उत्तर लिख ले। ठीक है भाई, चैप्टर को पूरा पढ़ दे और उसके बाद संजीव पासबुक से आंसर पढ़ ले और पेपर में वही चिपका के आ जाना। ठीक है, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता था। धीरे धीरे हमारी शिक्षण विधियां बदली हैं, नहीं बहुत सारे लोग तो आज भी वही करते हैं, वो फिर उनका व्यवहार, वो कहते हैं ना, उनका फिर रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं जाता है स्टूडेंट के सामने। बाद में कभी ना कभी तो स्टूडेंट जब मैच्योर होगा, समझेगा, तब तो उसे पता ही चलेगा। भले ही आप पढ़वा दो उससे, लेकिन आप उस चीज को समझा भी तो दो, है ना, वो चीज समझानी जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट समझने के लिए आए हैं। तो लिखिए आगे, शिक्षण विधि एक से अधिक विषयों हेतु, शिक्षण विधि एक से अधिक विषयों हेतु उपयोगी होती है। शिक्षण विधि एक से अधिक विषयों हेतु उपयोगी होती है। एक से अधिक विषयों हेतु उपयोगी होती है। नेक्स्ट लिखिए, इनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब इनका रिपीटेशन होता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो शिक्षण विधि का हमने क्या क्या परिभाषा, वो क्या क्या विशेषता पढ़ ली कि भाई देखो ये दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करती है, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन उत्पन्न करती है, और क्या इनका रिपीटेशन हो सकता है, ये एक से अधिक विषयों के लिए उपयोगी हो सकती है। और कोई छूट तो नहीं गई? और हाँ, ये टीचर के व्यवहार का है ना, उनका बिहेवियर कैसा है उसका एक रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, चलिए अब लिखिए, शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियों के प्रकार, भाई शिक्षण विधियों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होती है हमारी परंपरागत शिक्षण विधि, मैं समझा रही हूं अभी। एक होती है हमारी शिक्षक केंद्रित और एक होती है हमारी बाल केंद्रित। कौन कौन सी हो गई हमारी? परंपरागत, शिक्षक केंद्रित और हमारी बाल केंद्रित। जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, मैंने आपको बताया था शिक्षा शास्त्र है वो बाल केंद्रित है, तो जो हमारी आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही उसका शिक्षण करवाया जाता है। पहले
परंपरागत जो शिक्षा विधि थी वो उसमें बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बस उन्हें ज्ञान का संचार करना होता था, उन्हें ज्ञान देना होता था। बच्चे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या वो कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता था। और शिक्षक केंद्रित में क्या हो गया, शिक्षक का स्थान प्रमुख होता था, वही अपने हिसाब से करता था, उसमें बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो लगभग परंपरागत से थोड़ी सी बेहतर शिक्षक केंद्रित हुई, और अब जो है हमारी बाल केंद्रित ही है। ये जो किंडरगार्टन वाली, ये जो प्ले स्कूल वगैरह, ये इनमें पूरा फोकस किस पे किया जाता है, बच्चों पे ही किया जाता है, बाल केंद्रित ही तो है। तभी तो आप जिस टीचर को चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसको चाहे उसको हटा सकते हो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टीचर की टीचिंग स्किल आपको पसंद आ रही है, किस टीचर का टीचिंग मेथड आपको पसंद आ रहा है, क्या उसे आप समझ पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मेथड को फॉलो करते हैं, बस फर्क ये पड़ता है कि क्या आप उसे समझ पा रहे हैं। आपका टारगेट यहाँ आने का क्या है, पढ़ना, क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं। टीचिंग के साथ साथ उसकी लर्निंग भी जरूरी होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ टीचर का आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए, तभी वो आपकी चीजों को समझ पाता है ना। चीजें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें ही जरूरी होती है। तो लिखिए, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार। और सबसे पहला लिखिए, परंपरागत। ये हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो ये क्या है, लिखिए, इसे पाठ्य पुस्तक विधि भी बोलते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, क्या बोलते हैं इसे, परंपरागत को पाठ्य पुस्तक विधि। इसको तू पढ़ मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तू पढ़ मेथड। ठीक है, इसे तू पढ़ मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विधि कैसे, भाई इसमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ध्यान दिया जाता था, और कह देते थे कि भाई आ खड़ा हो और इसे पढ़ दे, आ खड़ा हो और इसे पढ़ दे। बाकी संजीव पासबुक से करो, कुंजी से करो, कोई भी डेस्क बुक लेके आओ, मुझे मतलब नहीं है। तो किस पे आधारित होती थी, पाठ्य पुस्तक विधि बोलते थे इसे। इसका अन्य नाम क्या है, तू पढ़ विधि या तू पढ़ मेथड पूछा जाता है ऐसे ही, कि परंपरागत विधि को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तू पढ़ विधि के नाम से जाना जाता है। ये किस पर आधारित होती है, ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है, पाठ्य पुस्तक विधि पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें पाठ्य पुस्तक को लिखो, पॉइंट्स बना बना के लिखो, है ना, थ्योरी मत लिखना। पाठ्य पुस्तक को परंपरागत रूप से, इसमें पाठ्य पुस्तक को परंपरागत रूप से एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तक को परंपरागत रूप से एक साधन के रूप में इस्तेमाल या प्रयोग या यूज किया जाता है। आ गया समझ में, बड़ा ही आसान है। क्या बोलते हैं परंपरागत विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि। किस पर आधारित है भाई, ये पाठ्य पुस्तक को ही मेन साधन मानते हैं, और इसको तू पढ़ विधि भी बोला जाता है। हो गई चीजें क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, शिक्षक केंद्रित। दूसरा प्रकार कौन सा है, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित, सॉरी, है ना, शिक्षक केंद्रित। केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षक, लिख दो। केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षक। मतलब शिक्षक की यहाँ पे प्रधान भूमिका होती है। शिक्षक की क्या होती है, प्रधान भूमिका।
प्रायोरिटी में यहाँ शिक्षक रहता है, और जब शिक्षक प्रायोरिटी में रहता है तो वो आता है, भाषण देता है और चला जाता है। आप केवल मुख्य श्रोता, मतलब आप बिल्कुल मुंह बंद करके सिर्फ एक अच्छे श्रोता की तरह सुनते रहते हो। टीचर ने क्या भाषण दिया, आपको समझ आया या नहीं आया, उससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। वो आएगा, बोलेगा, भाषण देगा या आपको पाठ पढ़ाएगा और चला जाएगा। पहले वाले से तो थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रधान शिक्षक ही रहा, यहाँ पे भी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया। बच्चा सिर्फ एक मुक मतलब गूंगे, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो एक मुक श्रोता की तरह सिर्फ सुनता था। ठीक है, तो लिखिए, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, आगे लिख दो, शिक्षक की भूमिका प्रधान। शिक्षक की भूमिका प्रधान, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो, शिक्षक की भूमिका प्रधान। ठीक है, यहां प्रायोरिटी में शिक्षक रहता है, सारी चीजें शिक्षक के अनुसार होती हैं। इसे व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान लिख दिया है मैंने, ब्रैकेट में लिख लो भाषण विधि, है ना, सिर्फ आके टीचर भाषण उस चीज को बोल के चला जाता है। व्याख्यान विधि ब्रैकेट में लिख दो भाषण विधि, टीचर यहां पे क्या देता है, भाषण देता है। कहानी विधि, या फिर टीचर उसे कहानी के रूप में सुनाएगा, या तो भाषण देगा या कहानी के रूप में सुनाएगा, तो कहानी विधि इसी के अंदर आती है। ठीक है, कहानी विधि। ठीक है, कोई डाउट है मुझसे पूछ लो। हाँ हाँ, ये इसी के ही नेम है, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, शिक्षक केंद्रित। भाई आके शिक्षक ने कहानी सुनाई, कहानी पर आधारित उसने शिक्षण करवाया, वो किस में आएगा, शिक्षक केंद्रित। क्योंकि उसने हमसे नहीं पूछा टीचर ने कि क्या हम कहानी को समझ पा रहे हैं, क्या हमें कहानी समझ आई, नहीं, टीचर आया, या तो उसने भाषण दिया या उसने कहानी सुनाई। अब लिखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, बालक एक, बालक एक नहीं, इसी के पॉइंट्स हैं। बालक एक निष्क्रिय मूक श्रोता, बालक एक निष्क्रिय मूक श्रोता के रूप में होता है। बालक एक निष्क्रिय, निष्क्रिय सॉरी मूक श्रोता के रूप में, बालक एक निष्क्रिय मूक श्रोता के रूप में होता है। मतलब टीचर आया, टीचर ने भाषण दिया, चला गया, ना तो बच्चों से पूछा कि आपको समझ आया या नहीं आया, ना ही उन्होंने बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश की कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, ना ही उन्होंने बच्चों की मनोस्थिति को जाना, और ना ही उनको समझ पाए, या फिर आए और कहानी के माध्यम से पढ़ा के चले गए, बच्चों से यहां भी नहीं पूछा। देखो नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट लिखो कि मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को नकार दिया, वैज्ञानिकों ने इस विधि को नकार दिया, क्योंकि भाई आपको ज्ञान देना है बच्चों को, और उनका ही ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जा रहा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे नकार दिया। अब नेक्स्ट आती है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। यह बाल केंद्रित होती है, बालक पर केंद्रित होती है, या बाल केंद्रित होती है, इसलिए इसे, यह बाल केंद्रित होती है, इसलिए इसे आधुनिक
इसलिए इसे आधुनिक शिक्षण विधि की संज्ञा दी गई है। यह बाल केंद्रित होती है, इसलिए इसे आधुनिक शिक्षण विधि की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब उसे एक तरीके से उससे कंपेयर किया है, उसकी तुलना उससे की गई है कि भाई ये वही है। आधुनिक शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित है। मतलब एक तरीके से उसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, आधुनिक शिक्षा अगर वो पूछे तो हम क्या कहेंगे? बाल केंद्रित। लिखिए, बालक प्रमुख भूमिका में होता है या बालक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, मतलब उन्हें गाइड करता है। ठीक है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक का काम इस विधि में मार्गदर्शक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर पॉइंट। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, वह वातावरण निर्माता होता है या वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, वह वातावरण का निर्माण करता है। भाई यहाँ पे बच्चों के हिसाब से इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे को एक वो भी मिले, गाइड भी मिले, उसके साथ साथ बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पे क्रिएट हो पाए ताकि उसका पढ़ाई में भी मन लगे। और इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है? शिक्षक पे। देखो कितना बदल गया, पहले शिक्षक आता था बच्चों को पूछता भी नहीं था, अब बच्चे शिक्षक को नहीं पूछते हैं। आओगे, हमारे लिए चीजें इंटरेस्टिंग बनाओगे, हमें समझ आएगी, तो ही आप हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक हो, अन्यथा बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, बालक सक्रिय होकर सीखता है। बालक सक्रिय होकर सीखता है। बालक सक्रिय होकर सीखता है। यहां बालक एक्टिव रहता है ना? पिछले वाले में बालक एक्टिव नहीं रहता था, यहां बालक क्या है? एक्टिव होकर सीखता है। नेक्स्ट लिखिए, इस इसको या अन्य नाम भी लिख सकते हो, अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं इसमें? योजना विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन, है ना? निरीक्षण विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, इसी को सुपरविजन भी बोलते हैं, इसी को देखरेख भी बोलते हैं। विचार विमर्श विधि, जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जो इंटरेक्शन होता है आपस में एक दूसरे से, इसी के अंतर्गत आती हैं। भाई जो बाल केंद्रित है उसमें बच्चों का ध्यान रखा गया है, उन्हें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी, उनके देख रेख भी, कि भाई क्या ये चीज वो समझ पा रहे हैं,
वो उसे एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, टीचर यहाँ पे एनालाइज भी करता है कि क्या बच्चे उस चीज को समझ पा रहे हैं, उनका मूल्यांकन भी होता है। हर चीज आजकल हर चीज बच्चों के बेस पे कर दी गई है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह रख दिया जाता है, बैठे रहो और यहाँ पे विचार विमर्श करो, सब अपने अपने पॉइंट्स रखो। ठीक है, तो आजकल जो टीचिंग मेथड है वो काफी इम्प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसे आधुनिक शिक्षा विधि की संज्ञा दी गई है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? चलिए, अब लिखना शुरू कर दो शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं और उनको, उन टीचिंग मेथड को किसने दिया है, ठीक है, उनके नाम है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। आज पानी नहीं रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, कोई भी। कल दो दो रखी हुई थी, आज एक भी बोतल नहीं है। देखो भाई, ये जो शिक्षण विधियां हैं इनके नाम लिखवा देते हैं। ये आपको बार बार पढ़नी ही पड़ेगी। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो मैं साथ साथ आपको लिखवाती हुई चली जाऊंगी। आज ज्योग्राफी की नहीं है ना? आप लोगों ने कहा था कि स्टार्ट होने वाली है। वैसे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट के बजाय है, जो अभी लिमिट में चल रहे हैं वो थोड़ा जल्दी पूरे हो जाए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल पाए। देखो, मेन होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो आप एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। टेक्निकल आपका एक बार हो गया, अब आप उसका रिवीजन करते रहोगे। पहले कभी नहीं पढ़ा है फर्स्ट पेपर? टेक्निकल का ऑलमोस्ट पार्ट आपका हो चुका है। आपका वो राजस्थान की वो और बची हुई है ना, राजस्थान में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। राजस्थान में टेक्नोलॉजी नहीं भाई, मेरे हिसाब से करंट में तो क्या होगा, करंट की तो टेक्नोलॉजी खैर सिर्फ उसके अंदर टेक्नोलॉजी दे रखा है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, ये राजस्थान राजस्थान की नहीं, हमारी इंडिया की भी जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। सिर्फ राजस्थान राजस्थान नहीं। डेफिनेटली पूछेगा, आराम से भाई। चलिए, शिक्षण विधि लिखना शुरू करें। एक तरफ लिख दो शिक्षण विधि और दूसरी तरफ लिख दो प्रवर्तक। प्रवर्तक जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, ठीक है, जिन्होंने ये मेथड्स दिए हैं। लिखिए, पहली शिक्षण विधि किंडरगार्टन। शिक्षण विधियों के नाम है ये क्या है? शिक्षण विधियों के नाम है। सबसे पहले लिखिए किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, किंडर गार्डन किसने दी है? फ्रोबेल ने। किसने दी है भाई? फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन शिक्षण विधि का नाम है और इसके प्रवर्तक कौन है, किसके द्वारा दी गई है? फ्रोबेल के द्वारा।
अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलेंगे, कहीं पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन ये मैं कई सारी बुक से क्लियर करके विद गूगल बाबा से कंफर्म करके आई हूँ। ठीक है, अपने ये दक्ष वगैरह में और ये जो अपने पर इसके इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए जो बुक्स आई है उनमें गलत दी हुई है बहुत सारी। सिर्फ फ्रोबेल ही है, फ्रोबेल के बाद कुछ नहीं है। देखिए, किंडरगार्टन विधि में जो क्या बताया गया है कि जो विद्यालय है उसे गार्डन के समान बताया गया है। लिखवाऊंगी अभी, लिख देना। किसके समान बताया गया है? विद्यालय को गार्डन के समान। जो बच्चे हैं, बालक हैं, उन्हें पौधों के समान बताया है और शिक्षक को माली के समान बताया है। जिस प्रकार माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उनके विकास में सहायक होता है, उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो भी बालक के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स। विद्यालय को गार्डन की संज्ञा, विद्यालय को गार्डन की संज्ञा, शिक्षक को माली की संज्ञा, शिक्षक को माली की संज्ञा, शिक्षक को माली की संज्ञा और बालक या छात्रों को पौधों की संज्ञा दी गई है। अब इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जिस प्रकार माली अपने पौधों की देखभाल करता है और उनके विकास में सहायक होता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बालकों की देखभाल करता है और उनके विकास में सहायक होता है ना? जिस प्रकार माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उसी प्रकार शिक्षक बालकों की देखभाल करता है और उनके विकास में सहायक होता है। इसलिए इसे किंडरगार्टन विधि बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मॉन्टेसरी। है, हाँ ये सेकंड विधि है, मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि है भाई ये? मॉन्टेसरी विधि। ये मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा ही दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी। किसके द्वारा दी गई है भाई? मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। ये शिक्षा, ये जो शिक्षण विधि है, एक बार सुन लो मुझे, ये जो मैं से मॉन्टेसरी विधि और मैं से मंद बुद्धि, जो ये मॉन्टेसरी विधि है, शिक्षण विधि है, ये मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि आपका और जो नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं और जो मंद बुद्धि, जो मेंटली डिसऑर्डर जो चाइल्ड्स होते हैं, एबनॉर्मल जो चाइल्ड्स होते हैं, वो उनको सिखाने का एक तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनको सिखाने के लिए, मंद बुद्धि बालकों को सिखाने के लिए जो जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे मॉन्टेसरी विधि बोला जाता है। तो लिख दो, मंद बुद्धि बालकों के लिए। किसके लिए होती है भाई ये? मंद बुद्धि बालकों के लिए होती है। और ब्रैकेट में लिख दो 3 से 6 वर्ष तक के बालक।
3 से 6 वर्ष तक के बालक कि जो मोंटेसरी विधि है ये मंदबुद्धि बालकों के लिए यूज की जाती है, 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और किस विषय के लिए? अंग्रेजी। लिखिए, अंग्रेजी शिक्षण में सहायक है, अंग्रेजी शिक्षण में सहायक होती है, अंग्रेजी शिक्षण में सहायक होती है। है? कुछ पूछना चाह रहे हो? अंग्रेजी मीडियम नहीं बोला, अंग्रेजी। हाँ, उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ इतना बताया है कि ये भाई अंग्रेजी सीखने में, तो अंग्रेजी वो विषय की ही बात कर रहे हैं, ये मीडियम की बात यहाँ पे नहीं की गई है। जब केवल अंग्रेजी का यूज किया जाता है तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, और जब माध्यम की बात होती है तो अंग्रेजी मीडियम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये किसको सीखने में सहायक होती है? अंग्रेजी सीखने में सहायक होती है। तो यहाँ पे विषय की बात हो रही है, माध्यम की बात नहीं हो रही। यहां तक कोई डाउट है? मॉन्टेसरी विधि समझ आ गया? ठीक है, दो विधि हुई है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन से आप वैसे समझ जाओगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, खेल विधि। नेक्स्ट लिखिए, खेल विधि। खेल विधि किन्होंने दी है? हेनरी कोल्डवेव कुक ने। किसने दी है? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। खेल विधि हेनरी बहुत सारी बुक में एक दे रखा है, लेकिन ये अलग अलग है। हाँ, ये भी खेल खेल के ही पढ़ाई जाती है, उसी से मिलती जुलती है। ठीक है, उसमें किंडरगार्टन, उसमें गार्डन से संज्ञा दी गई है। ठीक है, और इसमें गार्डन का इस्तेमाल नहीं है भाई। इस है भाई, अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नौकरी आप लोग लोगे, मैं थोड़ी लूंगी। हेनरी कोल्डवेल कुक ने। किसने दी है भाई ये? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। और हेनरी कोल्डवेल कुक की, एक तो आप बात मत किया करो, आपकी आवाज यहां तक मुझे फिर वो डिस्टरबेंस, क्योंकि भाई नया सब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करके आनी पड़ती है। देखिए, हेनरी कोल्डवेल कुक ने, ठीक है, ये जो टीचिंग मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया? खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने। बहुत सारी बुक में एक ही दिया गया है और फ्रोवेल लिख के दे दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी ऑथेंटिकेट बुक से या गूगल वगैरह से अच्छे से सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, हेनरी कोल्डवेल की ना एक पुस्तक है, एक बुक है, प्ले वे, जो कि पूछी जाती है। कौन सी बुक है भाई? प्ले वे। खेल खेल के माध्यम से सिखाना। किसके माध्यम से सिखाना? खेल खेल में सिखाना, या खेल खेल के माध्यम से सिखाना। प्ले ग्रुप स्कूल इसके एग्जाम्पल हैं। प्ले ग्रुप जो स्कूल्स होते हैं वो खेल विधि के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये याद रखना, मैं अभी भी आपसे बोल रही हूं, बहुत सारी बुक में ये मिस्टेक है, मैंने खुद ने भी फेस की है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। और बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों के मार्क्स कटेंगे, मेरा नहीं। मैं पूरी अपनी तैयारी करके आई हूँ। ठीक है, मैं मेरी खुद की सिस्टर है, साइकोलॉजी की टीचर है, मैंने उससे भी ये चीजें पूछी, मैंने कहा ये किस तरीके से दे रखा है, मैं ये अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें पढ़ रही हूँ।
तब उसने ऑथोराइज बुक, ऑब्वियसली अपने से तो ज्यादा साइकोलॉजी में इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वहां तो प्रविधियां वगैरह और भी एडवांस टीचिंग मेथड वगैरह जो आएंगे, तो उससे भी मैं कंफर्म करके आई हूँ, गूगल से भी मैंने कंफर्म किया है। और एक यहाँ के हरियाणा का एक वो है स्कूल है, वो कॉलेज है कुरुक्षेत्र का, उसमें भी ये मतलब कंप्यूटर पेडागोजी चलती है, उसकी भी बुक है, 270 पेजेस की बुक है भाई, सब फॉलो करके आई हूँ। कंफर्म और ऑथोराइज बुक से ही है, गलतियां नहीं मिलेंगी, गूगल से चेक कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूं कि गलत पढ़ने से बेहतर है कि वो चीजें आपको पहले से ही पता हो कि भाई ये गलत मिलेंगी, और बहुत सारी जगह गलत मिलेंगे, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे उसके थ्रू गलत मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑथोराइज गूगल से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल है प्ले ग्रुप। नेक्स्ट लिखिए, डॉल्टन विधि। नेक्स्ट है डॉल्टन विधि। डाल्टन विधि, डॉल्टन वो हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। डॉल्टन विधि ये दी गई है हेलन पार्क हर्स्ट ने, मैं लिख देती हूं, हेलन पार्क हर्स्ट ने। जो डॉल्टन विधि है ये लिख दी है हेलन पार्क हर्स्ट ने, और इसका अन्य नाम क्या है? स्वाध्याय विधि। क्या नाम है? स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना, इसका अन्य नाम क्या है भाई? स्वाध्याय विधि। देखिए इसमें ना विषय वस्तु की स्वतंत्रता होती है, विषय वस्तु की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। इसमें स्वयं अध्ययन करते हैं तो विषय वस्तु की क्या होती है? स्वतंत्रता। तो लिख दो विषय वस्तु की स्वतंत्रता, विषय वस्तु की स्वतंत्रता। समय सारणी की भी स्वतंत्रता होती है, मतलब विषय वस्तु और समय सारणी दोनों की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। विषय वस्तु और समय सारणी दोनों की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अर्थ क्या होता है इसका? ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्वयं अध्ययन करना, ठीक है, स्वयं अध्ययन करना। नेक्स्ट लिखिए, पर्यटन विधि। पर्यटन विधि किसने दी है भाई? पेस्टोलॉजी ने। किसने दी है? पेस्टोलॉजी ने। पर्यटन विधि किसने दी है? पेस्टोलॉजी ने। देखो पर्यटन स्थानों पे या टूरिस्ट प्लेस पे आपको लेके जाया जाता है, टूर पे आपको लेके जाया जाता, टूरिस्ट प्लेस ही जरूरी नहीं है, टूर पे आपको लेके जाया जाता है, और वहां पे ले जाके आपको चीजें वैसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जाती है, और उससे आप जो प्रैक्टिकली जो चीजें देख के आप आसपास चीजें देख के सीखते हैं, वही क्या होती है? पर्यटन विधि होती है। इसमें आप वहां जाते हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा ना कि ये स्कूल में कंपलसरी, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में, तो लेकिन मेरे स्कूल में साल का एक टूर कंपलसरी होता था। वो टूर विधि ही है, आपको पता नहीं था, आपको बताया नहीं गया कि ये कौन सी विधि से आपको चीजें सिखा रहे हैं। वो मान लो कि आपके राजस्थान का, आप राजस्थान बोर्ड से हो मान लो, तो आपको जयपुर लेके आ गए, ये आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह और ये सारी चीजें दिखाई, ठीक है, जो भी हेरिटेज चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये सब आपको दिखाए, और उन चीजों से आपको यहाँ पे गाइड वगैरह कर लेते हैं, वो आपको जानकारी देते हैं, तो इन चीजों से भी तो आप सीखते हो।
कहते हैं कि आपको टीचर ने जो थ्योरी बताई होगी वो तो फिर भी आपको याद नहीं रहेगा। आपको 50 बार बता दे कि आमेर का किला जयपुर में याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार वहां विजिट कर लेते हो तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री याद हो जाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपने देखी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यटन विधि। 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है भाई, 5 मिनट का ब्रेक।
चलिए देखिए, पर्यटन विधि, इसका एग्जाम्पल क्या है? एजुकेशनल टूर। पर्यटन विधि का एग्जाम्पल क्या है भाई? एजुकेशनल टूर। आपको एजुकेशनल टूर पे लेके जाया जाता है और वहां पे चीजों को दिखा के आपको सिखाया जाता है, तो ये होती है पर्यटन विधि, जो कि आपकी शिक्षण में शामिल कर ली गई है, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसी को ही पर्यटन विधि भी बोलते हैं। आपको तो यही नहीं पता था कि पढ़ाने की भी विधियां होती हैं, किसी को नहीं पता था। जो नहीं पढ़ता उसे नहीं पता होता है, ये बीएड वालों को पता होता है, बीएड वालों को। चलिए नेक्स्ट लिखिए, खोज विधि। खोज विधि, ये दी गई थी आर्मस्ट्रांग के द्वारा। आर्मस्ट्रांग के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी भाई? आर्मस्ट्रांग के द्वारा। देखो, इसी को ह्यूरिस्टिक प्रणाली या अन्वेषण विधि भी बोला जाता है, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, इसके अंदर चीजों की वो मतलब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, इस तरीके से आपको ये चीजें करवाई जाती है। खोज मतलब एक तरीके से रिसर्च वगैरह करके चीजों पे, ठीक है, एक तरीके से रिसर्च वगैरह करवा के ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो खोज विधि किसके द्वारा दी गई है? आर्मस्ट्रांग के द्वारा। इसके अन्य नाम लिख लो, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, या अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक प्रणाली या अन्वेषण विधि, ये विधि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये विधि इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि खोज विधि जिज्ञासा ही उत्पन्न, जिनके जो जिज्ञासु होते हैं वही खोज करते हैं, नालायक नहीं करते। ठीक है, नालायक पे जोर क्यों दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके खुद पे फील हुआ क्या? नहीं, जो खुद होते हैं ना उनको फील हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस चीज पे ऐसा, मतलब इतना इस वर्ड को प्रेशराइज क्यों किया गया है, ये होता है। मैं आपके लिए नहीं बोल रही, आपकी सेम एज से मैं खुद भी निकली हूं, मैंने सारी चीजें फेस की है। ठीक है, लेकिन मैं इतना बोलती नहीं थी क्लास में, बहुत लिमिट में बोलती थी, बोलती बहुत कम थी, लेकिन उसके अलावा मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, एकेडमिक भी, स्पोर्ट्स भी, हर एक, मतलब एक कहते हैं ना कि पूरी करिकुलम एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व रहती थी। एंड आई एम नेशनल एथलीट प्लेयर। मैं नेशनल लेवल, स्कूल जो एसडीएफआई गेम्स होते हैं स्कूल लेवल, उसमें मैंने 8th स्टैंडर्ड में तो मैं नेशनल खेल गई थी, खेल चुकी थी एथलेटिक्स में। 100 मीटर स्प्रिंट, क्या एसडीएफआई में गई हूं ना, फिर वहां मैं जीती नहीं, पर मैं गई हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 8th स्टैंडर्ड बहुत कम एज होती है। 11th स्टैंडर्ड में मेरे को स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था। 9th स्टैंडर्ड में राज्यपाल अवार्ड मिल गया था। उस टाइम पे प्रतिभा पाटिल जी थी, मुझे मिला उस टाइम पे, और मैथ्स ओलंपिक में। स्कूल में तो पता नहीं हर चीज, खेल भी लेते थे, ये भी कर लेते थे, स्टडी भी हो जाती थी, सब हो जाता था। अब आप लोगों के लिए, एक्चुअली मैं नवोदय के स्टूडेंट हूँ और वहां
स्टूडेंट के अंदर अगर एक बार टैलेंट दिख जाता है तो टीचर्स आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हर स्कूल की अपनी एक परफॉर्मेंस लेवल होता है, उनकी ग्रेडिंग उसी बेस पे की जाती है और उन्हें फंड भी उसी बेस पे अलॉट होता है। और जितना आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उतना ही बेहतर आपको मिलता है। तो ये चीजें वहां पे बहुत फोकस की जाती हैं। आपके गेम्स पीरियड वगैरह तो हो ना हो, हमारे सब होता था। हर एक चीज कंपलसरी है तो है, आर्ट की क्लासेस वगैरह हर एक चीज। तो बहुत अच्छा है। आप में से, आपके फैमिली में से किसी भी स्टूडेंट को मौका मिले तो जाना जरूर। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, जिंदगी जीना सीख जाओगे, वो भी बिना पैसों के। पैसा खर्च नहीं होता वहां पे। और वैसी एजुकेशन आप ले, अगर आप किसी भी स्कूल से उसी लेवल की, सेम लेवल की एजुकेशन या सेम फैसिलिटीज के साथ लेने जाते हो तो आपको ईयरली लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और फिर भी इतने बेस्ट टीचर्स मिल पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से नवोदय टीचर का एग्जाम सबसे टफ होता है और सबसे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो आईआईटीएन वगैरह हैं, अभी पढ़ा रहे हैं आईआईटीज में, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। खोज विधि हो गई है। दूसरा लिखिए प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी मैंने गलत लिख दिया। ये प्रश्नोत्तरी विधि दी थी सुकरात ने। किसने दी थी भाई? सुकरात ने। प्रश्नोत्तरी विधि किसके द्वारा दी गई है? सुकरात के द्वारा दी गई है। इसमें प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? प्रश्नों के माध्यम से। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये मेन चीज ये बीएड में बड़ी फोकस की जाती है। मान लो आपको प्रश्नों के माध्यम, प्रश्नोत्तरी विधि और सुकरात के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? सुकरात के द्वारा दी गई है। इसमें पहले प्रश्न करवाए जाते हैं, फिर बाद में वो पूरा, मतलब जैसे पहला प्रश्न करवाया, पहला प्रश्न जहां से खत्म होगा वहां से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। और फिर एंड, जैसे ही 4-5 क्वेश्चंस की लिमिट होती है इसके अंदर, और जैसे ही आप चौथे या पांचवें क्वेश्चन पे पहुंचते हो तो वो चौथा या पांचवा क्वेश्चन वही होता है जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करने वाले होते हो। ये प्लान ज्यादातर बीएड वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा, बस आपको इतना याद रखना है, प्रश्नोत्तरी विधि किसके द्वारा दी गई है? सुकरात के द्वारा। ठीक है, सुकरात, सुकरात। हाँ, नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे ये। चलिए नेक्स्ट लिखिए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो आजकल आपकी चलती है, प्रोजेक्ट विधि, या इसी को बोलते हैं योजना विधि। प्रोजेक्ट का अर्थ योजना ही होता है। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, इसे योजना विधि भी बोला जाता है। किसने दी है भाई? किल पैट्रिक। किसने दी है? किल पैट्रिक ने। किसने दी है भाई? किल पैट्रिक ने। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे नाम किल पैट्रिक ना देके जॉन ड्यूवी दे देता है। हमने जॉन ड्यूवी को पढ़ा था, आधुनिक शिक्षा, उन्होंने ही 3 स्तंभ बताए थे। तो यहाँ पे कई कई बार किल पैट्रिक का नाम ना देके जॉन ड्यूवी का नाम दे दिया जाता है, और वो देने का भी ये रीजन है कि ये जो प्रोजेक्ट का जो प्रायोजन था,
प्रायोजन उन्होंने अपना एक वो पेपर वो डिस्प्ले किया था, ठीक है, प्रेजेंट किया था, उसका अध्ययन करके किलपैट्रिक ने ये प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी? ये योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि है। ये किलपैट्रिक ने उन्हीं के दिए हुए पेपर्स या उनकी प्रेजेंटेशन को पढ़ के दी थी। तो कई बार किलपैट्रिक का नाम ना देके वो किसका दे देता है? जॉन ड्यूवी का भी दे देता है। अगर दोनों का नाम है तो आप इसी को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये विधि तो इन्होंने ही दी है। लेकिन कई कई बार एग्जाम में ऐसा कर देता है। तो आप नीचे लिखिए इसी में जॉन ड्यूवी। इन्होंने प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था? प्रयोजनवाद का। किसका? प्रयोजनवाद का। और इसी प्रयोजनवाद के सिद्धांत को पढ़ के किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दी। जॉन ड्यूवी ने क्या दिया भाई? प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया। और इस प्रयोजनवाद के सिद्धांत को पढ़कर के किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दी या योजना विधि दी, जिसके आधार पर कई कई बार एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि दे के डायरेक्ट किलपैट्रिक का नाम ना दे तो आप जॉन ड्यूवी करेंगे। अगर ना दे तो, और अगर दोनों दे दे तो इसी को ही प्रायोरिटी देना है। तो आप लिख सकते हैं कि जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत को पढ़कर किलपैट्रिक ने यह विधि दी थी। ठीक है, तो इतना तो अब आप समझ ही गए हो कि कई बार ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, या पता नहीं एग्जामिनर खुद कंफ्यूज होता है या वो कंफ्यूज करना चाहता है, पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर देता है बहुत बार। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि आप सभी को पता है। प्रोजेक्ट के थ्रू आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इसका आप प्रोजेक्ट बना के लेके आना। उसी के बेस पे आप, प्रोजेक्ट होता है एक तरीके से उसका एक मॉडल बना के लेके आना, है ना। प्रोजेक्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जनरली वो मॉडल वगैरह टाइप से, इसी टाइप से आपसे वो चीजें बनवा लेते हैं, पेपर पे भी बनवा लेते हैं कई बार प्रोजेक्ट, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, है ना। तो वो प्रोजेक्ट विधि होती है। नेक्स्ट चलिए, अच्छा इसी के अंदर लिखिए, इन्होंने क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या होती है? प्रैक्टिस, है ना। क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन किया इन्होंने। किलपैट्रिक इसी विधि में, प्रोजेक्ट विधि में किसका पालन किया भाई? क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन किया। क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन किया। प्रोजेक्ट विधि में किसका पालन किया है भाई? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होती है? प्रैक्टिस करके सीखना, है ना। प्रैक्टिस करके सीखना मतलब करके सीखने पर बल दिया है। किस पर बल दिया है भाई? क्रियाशीलता। कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रियाशीलता क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में प्रैक्टिस करके सीखना। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया और क्या कहा कि भाई हमें करके सीखना चाहिए। करके सीखने पर बल दिया या प्रैक्टिस करके सीखने पर बल दिया। आपसे पूछ लेता है कि किस विधि में करके सीखने पर बल दिया या किस विधि में क्रियाशीलता के सिद्धांत पर का पालन किया या उस पर बल दिया। तो किसमें किया? प्रोजेक्ट विधि में, क्योंकि प्रोजेक्ट का अर्थ वो प्रैक्टिकल से ही है, प्रैक्टिस करके सीखना है। नहीं, किलपैट्रिक का। लेकिन अगर किलपैट्रिक गिवन नहीं है तो उस केस में आपको जॉन ड्यूवी करना है। मैं इतनी देर से यही चीज समझा रही हूं कि बहुत सारी किताब में प्रोजेक्ट विधि जॉन ड्यूवी के नाम से मिलती है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि जॉन ड्यूवी ने नहीं दी, प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने
जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत, इन्होंने जॉन ड्यूवी ने एक सिद्धांत दिया था प्रयोजनवाद का सिद्धांत, उस सिद्धांत को पढ़ा और उसका अध्ययन करने के बाद, बातें नहीं भाई है ना, उसका अध्ययन करने के बाद, प्रयोजनवाद के सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट या योजना विधि दी। उसी आधार पर कई बार एग्जामिनर ऐसा कर देता है कि कैलपैट्रिक नाम ना दे के जॉन ड्यूवी दे देता है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक ही है। तो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि अगर दोनों ऑप्शन में गिवन है तो ये ही सही है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। बेस्ट नहीं, बेटर। बेस्ट तो यही है जो लास्ट होता है, लेकिन ये बेटर, जब हमारे पास कोई मतलब जो एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो हमें जो बेहतर होता है वही देखना होता है, तो वहां पे। हाँ, केल पैट्रिक। हाँ, बार बार बोल रही हूँ, केल पैट्रिक। गूगल आप सर्च कर लो, बिल्कुल केल पैट्रिक है। हाँ, देखो, अगर वो परियोजना से रिलेटेड कोई भी शब्द दे देता है तो जॉन ड्यूवी करना है, और अगर वो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि दे देता है तो हमें केल पैट्रिक करना है। ये विधि नहीं थी प्रयोजनवाद, ये विधि नहीं थी, ये तो इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये तो इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। और बहुत सारी बुक में क्या करते हैं, सिद्धांत को भी मेथड बना के लिख देते हैं। प्रयोजनवाद से रिलेटेड तो भाई जॉन ड्यूई है, ये तो मैं खुद बोल रही हूं। प्रयोजन से रिलेटेड कौन है? जॉन ड्यूई है। लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन है? केल पैट्रिक है। ठीक है, ये अच्छे से किसी भी ऑथोराइज बुक से, ऑथेंटिकेट बुक से जाके चेक कर लेना आप। ठीक है, अवधारणा मतलब एक तरीके से किसी भी चीज के अजम्पशन लगा लो। अच्छा, और आगे क्या है? भाई इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करके इन्होंने ये विधि दी है, और ये वही बात तो बोल रही है। हाँ, ये वही बात बोल रही है, सेम बात ही है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, वो भी सेम बात ही बोल रही है। भाई ये एक सिद्धांत है, ये एक अवधारणा जॉन ड्यूवी ने दी, और उसको पढ़ के ये इनका शिष्य था, शिष्य ही हो गया जब वो उनकी चीज को फॉलो कर रहा है। तो केल पैट्रिक ने प्रयोजनवाद के सिद्धांत को पढ़ के प्रोजेक्ट विधि दी। अब समझ गए तो, और मैं क्या गा रही हूं तब से, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अच्छा, मुझे सही साबित कर रहे थे तो मुझे पता था कि मैं बिल्कुल सही हूं। मैं तो कर रहे थे कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि भाई मैं एक सिंपल बात बोल रही हूं, आप एक किताब पढ़ोगे, मैं 10 पढ़ के आ रही हूँ, गलत नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, इस चीज का मेरे को खुद को बहुत मन में ऐसा गिल्ट आ जाता है अगर कोई चीज बाई चांस गलती से भी गलत चली जाती है तो। जानबूझ के कोई गलत नहीं देते, कई बार फ्लो फ्लो में कोई चीज हो जाती है इधर से उधर, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, है ना, कंप्यूटर तो नहीं हूँ। तो मुझे खुद को उस चीज का गिल्ट रहता है कि कभी ऐसी गलत चीज नहीं जानी चाहिए। अब आ गई समझ में? अब तो कोई देखिए ना, अगर वो बोलते हैं प्रयोजनवाद का सिद्धांत तो वो जॉन ड्यूवी का है, और प्रोजेक्ट विधि, विधि और सिद्धांत में फर्क है, प्रिंसिपल्स हम अभी पढ़ेंगे। विधि मेथड होते हैं, तरीका होता है, सिद्धांत प्रिंसिपल जो हमें चलने का तरीका बताते हैं पूरा। ठीक है, अब आ गया, बिन फालतू में एक ही पॉइंट पे हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चलो एक दो और लिख लेते हैं, बहुत सारी हैं ये, 25-30 है। 5 मिनट और पढ़ लो।
अब तो कुछ ज्यादा नहीं है, वैज्ञानिक विधि है, लिख लो, लिख लो, एक दो और लिख लो। वैज्ञानिक विधि। देखो, एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई चीज सीखने आते तो विश्वास पूरा लेके आया करो। विश्वास रखोगे तो चीजें सीख पाओगे, हकीकत है। डाउट करके मत आना, क्योंकि इस डाइस पे खड़े होने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल ये है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही कि टीचर पे डाउट मत करो, उसमें फैक्ट में डाउट है वो पूछो, टीचर पे डाउट मत करो। डेफिनेटली। अच्छा, चलो कोई नहीं। वैज्ञानिक विधि लिखो, लिखिए लिखिए। वैज्ञानिक विधि, गुड वॉर स्केटर्स, गुड वॉर, गुड वॉर स्केटर्स किसने दी है भाई? गुड वॉर स्केटर्स, गुड वॉर स्केटर्स सामने लिखा हुआ है, पीछे वाले की कॉपी में मत देखो, यहां लिखा है गुड वॉर स्केटर्स। ठीक है। देखो, इन्होंने क्या कहा है कि विज्ञान के जैसे नियम होते हैं, उसी प्रकार शिक्षण के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। उन्हीं के आधार पर चीजें आपको समझानी चाहिए और उन्हीं के आधार पर चीजें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इसी में ही, विज्ञान के नियमों की तरह ही, विज्ञान के नियमों की तरह ही शिक्षण में भी नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। विज्ञान के नियमों की तरह शिक्षण में भी नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे भी मेथड्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस में लॉज होते, नियम होते हैं, उसी तरीके से शिक्षण विधि में भी नियम और ये सब होते हैं और उन्हीं का ही पालन किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि है। कोई डाउट है इसमें? समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, ये भी किसके द्वारा दी गई है भाई? ये भी सुकरात के द्वारा दी गई है। समस्या समाधान विधि किसके द्वारा दी गई है? सुकरात के द्वारा। देखो, टीचर आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। मतलब आपके सामने टीचर किसी भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली लाके रख देगा और उसका आपको सॉल्यूशन देना। जैसे आप आरएएस के इंटरव्यू में नहीं गए हो, फिर भी सोचो इस चीज को, बताती हूँ। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी जाती हैं और आपसे उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, वो वहां आपको सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से टीचर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख देगा और उसका सॉल्यूशन प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रॉब्लम रख के फिर उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। मींस आपसे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना ही क्या होता है? समस्या समाधान विधि, जो कि किसने दी है? सुकरात ने दी है। तो लिखिए, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको आपके सामने प्रैक्टिकली रख के, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके, प्रत्यक्षी, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन देना। शिक्षक आपको गाइड करता है उस चीज के लिए और शिक्षक द्वारा
मार्गदर्शन करना। देखो आप ना इनको बहुत अच्छे से भी याद कर सकते, कुछ कुछ जो है जो रिलेट नहीं कर पाएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो रिलेट कर रही हैं। किंडरगार्टन किसने दी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रोबेल ने। किसने दी है? फ्रोबेल ने। देख के बोलो चाहे, लेकिन एक बार इन्हें रिपीट कर लो, आपको ये याद हो जाएंगे। देख, किंडरगार्टन किसने दी है? फ्रोबेल ने। किससे? अब किंडरगार्टन, गार्डन शब्द आ रहा है तो गार्डन का मतलब किससे हो गया? पार्क से हो, जो गार्डन से हो गया। तो विद्यालय को किसकी संज्ञा दे दी? गार्डन की। शिक्षक को किसकी दे दी? माली की। और बालक को किसकी दे दी? पौधों की। हो गया आपका किंडरगार्टन हो गया। उसके बाद आता है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी, मैं से मंद बुद्धि और मैं से ही मोंटेसरी। मैं से मंद बुद्धि और मैं से मोंटेसरी किसके द्वारा दी गई है? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। किसके लिए है भाई ये? मंद बुद्धि बालकों के लिए। किसके लिए है मंद बुद्धि? बालकों के लिए। कितने वर्ष तक के बालक? 3 से 6 वर्ष तक के बालक। किसके किस विषय का पठन किया जाता है? अंग्रेजी विषय का। उसके बाद बात करते हैं खेल विधि। किसने दी है? हेनरी कोलवेव कुक ने। क्या कहा हेनरी कोलवेव कुक ने? कि भाई देखो, चीजें सिखानी है तो खेल खेल में ही सिखाओ। खेल विधि, खेल खेल के सिखाना। किसने दी है? हेनरी कोलवेव कुक ने। उसके बाद बात करते हैं डॉल्टन विधि। किसने दी है? हेलन पार्कहर्स्ट ने। डॉल्टन विधि में क्या कहा है उसने? स्वाध्याय। क्या कहा है डॉल्टन विधि में? स्वाध्याय। उसने कहा है स्वयं अध्ययन करना। उसमें विषय की स्वतंत्रता होती है, समय सारणी की स्वतंत्रता होती है। कोई डाउट यहाँ पे? और स्वयं अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्यटन विधि। पैसे पर्यटन और पैसे पेस्टोलॉजी। पैसे पर्यटन और पैसे पेस्टोलॉजी किसने दी है? पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने। क्या? एजुकेशनल टूर के द्वारा आपको शिक्षण देना। किसके द्वारा? एजुकेशनल टूर के द्वारा। हो गया, पर्यटन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं खोज विधि। और खोज विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रांग ने। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी खोज में आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। खोज विधि किसके द्वारा दी गई? आर्मस्ट्रांग के द्वारा। इसके अन्य नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। खोज करना आपको, मतलब आपके अंदर आपकी जिज्ञासा को जगा के, है ना, ताकि आप जिज्ञासु बने और आप उस चीज को सीखे। तो खोज विधि किसने? आर्मस्ट्रांग ने। क्योंकि बहुत सारी चीजों की खोज आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई है, ये साइंस में है। ठीक है, ये आपको याद करने का थोड़ा थोड़ा तो ऐसे तुक्का लगाना ही पड़ेगा। अब सब में ऐसे थोड़ी होगा कि पैसे पर्यटन, पैसे पेस्टोलॉजी, ख से खोज, तो उससे ख से नाम नहीं है उसका, तो वो आर्मस्ट्रांग ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद आती है प्रश्नोत्तरी विधि। देखो, सुकरात की हमने दो पढ़ी है, एक तो प्रश्नोत्तरी पढ़ी है और एक समस्या समाधान विधि। स से समस्या समाधान और स से सुकरात। और सुकरात ने ही कहा था कि भाई किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके अंदर प्रश्न होने चाहिए, तभी तो आप उसको समझ पाओगे। तो प्रश्नोत्तरी विधि भी किसने दी है? सुकरात ने। प्रश्न के माध्यम से सीखना या उस चीज को हल करना। समस्या समाधान विधि, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके, समस्या को प्रैक्टिकली आपके सामने रख के और टीचर आपको गाइड करे और उससे आप सीखे, तो ये क्या हो गया? समस्या समाधान विधि। और एक जिसपे हमने इतनी सारी चर्चा की थी, प्रोजेक्ट विधि, उस पे तो कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गई। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, आप सभी को पता है कि स्कूल में आपसे प्रोजेक्ट वगैरह मंगवाए जाते हैं। ठीक है, उसमें किसने दी है भाई प्रोजेक्ट विधि? केल पैट्रिक ने। किसने दी है? केल पैट्रिक ने। किसके आधार पर दी है? तो जॉन ड्यूई के द्वारा प्रयोजनवाद का एक सिद्धांत दिया गया था, एक प्रिंसिपल दिया गया था प्रयोजनवाद, उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये विधि दी। याद रखना, मेथड और प्रिंसिपल्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये मेथड है, ये विधि है, और ये प्रयोजनवाद क्या है? सिद्धांत है। क्या है?
सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत को पढ़ के किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि दी थी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि में अगर जॉन ड्यूवी ना दिया हो तब हमें किलपैट्रिक करना है, वरना 100% इसका आंसर किलपैट्रिक ही है और प्रयोजनवाद के सिद्धांत का जॉन ड्यूवी है। अब आ गया समझ में? हमने इतनी ही पढ़ी है अभी तक, और कोई तो नहीं थी। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि किसने दी है? गुडवॉर स्केटस ने। किसने दी है? गुडवॉर स्केटस ने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए, आपको जिज्ञासु बनाने के लिए। मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी अभी तो, कोई एक आधी बचेगी, कोई एक दो बचेगी, लेकिन उसे घर जाके एक बार रिवाइज करोगे वो भी हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक इन्हें ना पढ़ते रहो।